पॉइंट नंबर 7, चेंजेस इन द नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, caused by environmental factors are not inheritable। यानी अगर इन्वायरमेंट के इफेक्ट से कोई भी बॉडी में चेंजिंग आई है, जो चेंजिंग आपकी बॉडी पर आई है, जीन में नहीं बॉडी पर, वो क्या नहीं होगा, इनहेरिटेड नहीं होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल, कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी उंगलियां कट जाएं, तो उसके बच्चे जो होंगे उनके फिंगर्स होंगे, क्योंकि ये जो उंगलियां कटी हैं ये सोमैटिक चेंज हुआ है, उसकी बॉडी पर चेंज हुआ है। किसी की स्किन जल जाए तो क्या ये सोमैटिक चेंज है, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, उनकी स्किन ठीक रहेगी। क्लियर है? कोई पूरी जिंदगी सर छिलाता रहे, जिसको मुंडा कहते हैं, मुंडा बना रहे, तो उसके बच्चों बाल नहीं होगा बस। तो ये कह रहे हैं कि अगर नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंजिंग आई है तो वो जेनेटिक आगे नहीं बढ़ेगा। समझ पाए? फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन में टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर कभी भी वेरिएशन किसी स्पेशल जियोग्राफिकल पार्ट में हो रहा है तो वो स्पेशली सिर्फ उसी एरिया तक डिपेंड रहेगा। जैसे कभी ध्यान दो तो जो लोग बहुत ज्यादा ठंडे देशों में रहते हैं उनकी स्किन और हम लोगों की स्किन में बहुत फर्क है। जापान के लोगों को देख लो, हम लोगों का चेहरा देख लो, फर्क है, चेहरा देख के बता देंगे, हाँ है ना। चाइनीज दूर से देख के बता दोगे, रशियन दूर से देख के बता दोगे, अफ्रीकन दूर से देख के बता दोगे, तो वो कैसी चेंजिंग है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, वो सिर्फ उस जियोग्राफी तक ही सीमित रहेगा। समझ पाए सब लोग? ये देखो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन से जो रिलेशनशिप होता है, जैसे एग्जांपल है ह्यूमन और बंदर, तो इंसान और बंदर में कौन सा रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो किसी भी एनिमल के ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे बंदर की प्रॉपर्टी इंसान से मिलती है, तो हम कहते हैं कि बंदर हमारे क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं। वही बात ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप तो कोई बंदर बाद में अगला देखो, ट्रेसिंग कॉमन एंसेस्टर्स, ट्रेस करना, पता लगाना कॉमन एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज कैसे हो, कॉमन हो, सेम हो, बैक इन टाइम, पीछे के टाइम में, लीड अस टू द आइडिया दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिव राइज टू लाइफ। उससे ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं अर्थ पर लाइफ जो आई है वो नॉन लिविंग मटेरियल से आई है। अर्थ में लाइफ किससे आई? पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ध्यान दो, ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल्स की बॉडी बनी हुई है प्रोटीन से। किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। और किससे बनी? और किससे बनी? जिसमें ये प्रोटीन, ये बॉडी का फॉर्मेशन करता है, फैट उसको लेयर देता है, लेयर, कवर, जो आपकी स्किन है ये उसको लेयर दे रही है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब अगर इन सब के फॉर्मूले पर जाओ तो सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? एटम्स हैं, और एटम्स नॉन लिविंग है। जब आप लोग बड़े क्लास में जाओगे तो स्टैनले मिलर नाम के साइंटिस्ट ने लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। किसका नाम लिया हमने? साइंटिस्ट का नाम बताओ। स्टैनले मिलर। क्या बोला? तो जब आप पढ़ोगे कभी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तब आपको समझ में आएगा कि लाइफ अर्थ पर आई कैसे। कोई कहता यहां से आई, कोई कहता वहां से आई। स्टैनले मिलर ने लैब में करके दिखा दिया कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई।